तो ये ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्लास है भाई, और ये नीमी MCQ PDF से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी को अपने एग्ज़ाम के दिनों में यहीं से पूरा क्वेश्चंस तैयार करके जाना है। और भाई 100% किसी को कुछ भी डाउट नहीं करना है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ITI का कंप्यूटर बेस्ड, 100% क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं। कितना? 100%। ठीक है, तो कहीं भटकना नहीं है, बस इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको जाना है। तो देखिए हमने जो है पहले 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, अब हम 6 से सॉल्व करते हैं। देखिए रटने रटने वाली क्लास नहीं है कि हम क्वेश्चंस पढ़ें आंसर बताते हुए चले गए भाई, एकदम डिटेल्स में बढ़िया पूरी जानकारी देंगे आपको। तो आपको ये क्लास में पेशेंस बना के रखना होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है। तो ये कैसा कनेक्शन है भाई? 3 फेज स्टार कनेक्शन है। कैसा है भाई? 3 फेज स्टार। अब आपको जानना चाहिए कि स्टार कनेक्शन कैसा होता है भाई, इसके बारे में आज हम पूरा देखिए। स्टार मतलब स्टार बना देना है आपको, बाइंडिंग करके स्टार इस तरह से, और फिर एक बाइंडिंग आपको इधर से ऐसे निकाल देना है भाई। ठीक है, ऐसे, और एक बाइंडिंग हम इधर, स्टार दिख रहा है ना? ठीक, बहुत सही। अब इसका चलिए हम नामकरण कर दे रहे हैं, ये है R और ये है Y और ये है B। स्टार की तरह दिख रहा है कि नहीं? स्टार है ना ऐसे, ये ऐसे ये बनाया जाता है शॉर्ट में। देखिए स्टार हो गया ये। अब देखिए स्टार का ये जो कॉमन पॉइंट है इसी को हम कहते हैं स्टार पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्टार पॉइंट कहते हैं। और यहीं से हम निकाल लेते हैं न्यूट्रल। ठीक है, ये मान लीजिए न्यूट्रल है आपका। ठीक, क्या है? न्यूट्रल, वही जो पोल वोल में देते हैं ना, न्यूट्रल खींचा रहता है नीचे तार, ऐसे हमारे पोल का तार गया होता है 1 2 और फिर यहाँ से न्यूट्रल। ठीक है, ये दो आपके लाइन हो गए और फिर यहाँ न्यूट्रल हो गया। अब देखिए ये कह रहे हैं इस न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है, ये जो न्यूट्रल वायर है, इसमें करंट का मान क्या होगा, मतलब आयन का मान क्या होगा, मतलब न्यूट्रल में इस करंट का मान क्या होगा जब हमारा ये स्टार कैसा है भाई? अनबैलेंस है। ठीक है, मतलब बैलेंस अवस्था में नहीं है। तब आप कहेंगे अगर ये अनबैलेंस है तब ये इन सभी करेंटों का योगफल होगा। कहने का मतलब ये क्या होगा भाई? IR, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी IR प्लस ये हो जाएगा IB, इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी, और फिर प्लस IY होगा, IY होगा। ठीक है, अगर यही ये कब होगा? ये कब होगा ऐसा? जब हमारा ये स्टार अनबैलेंस हो, असंतुलित हो। लेकिन अगर संतुलन की अवस्था में रहेगा तब ये आयन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर हमारा स्टार जो है संतुलन की अवस्था में है तब बताइए न्यूट्रल में करंट का मान क्या होगा। ये जो न्यूट्रल वायर होगा इसमें करंट का मान क्या होगा? तब क्या होगा? 0 होगा। लेकिन ये अभी अनबैलेंस है, तब क्या होगा? तीनों का योगफल होगा। तो देख लीजिए जिसमें बीजगणितीय योग दिया होगा वही आंसर आपको सही करना है। देखिए नो करंट फ्लो मतलब कोई धारा नहीं बहेगी, नहीं बहेगी भाई, ये आंसर तब सही होता जब बैलेंस होता। ठीक है, तो ये आंसर गलत है। देखिए द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन 3 फेज, देखिए कलाओं में धारा का बीजीय योग, ये आंसर बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए द एल्जेब्रिक सम, अच्छा ये बी नहीं, देखिए क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट इन 3 फेज, नीचे क्या है? सी में द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट इन 2 फेज, नहीं 2 फेज में केवल नहीं, तीनों फेजों में क्या होगा? तीनों फेजों का एल्जेब्रिक सम होगा, 2 फेज का नहीं होगा। देखिए ये क्या है भाई? कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम, ये नहीं। ठीक है, ये क्या होगा? तीनों कलाओं में जो धारा बहेगी उसका बीजगणितीय योग होगा। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कैलकुलेट द अपरेंट पावर। अपरेंट पावर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अपरेंट पावर होता है, देखिए वोल्ट और एम्पियर का गुणा, यही होता है अपरेंट पावर। ठीक है, इसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं, यस बराबर होता है V इंटू आई। ठीक है, देखिए यही, देखिए कैलकुलेट द अपरेंट पावर। ठीक है, इसे आभासी पावर भी कहते हैं। फेज 415 वोल्ट,
50 हर्ट्ज स्टार इफ द लाइन करंट, यहाँ पे लाइन करंट इन्होंने दे रखा है 16 एम्पियर, और पावर फैक्टर शक्ति गुणांक जो है वो 0.8 है। आप हिंदी में भी पढ़ लेंगे अच्छे से। स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति, देखिए किलोवाट वोल्ट में, ये वोल्ट एम्पियर होता है भाई जो है अपरेंट पावर का यूनिट, लेकिन ये पूछे हैं केवीए, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा यहाँ पे इन्होंने इतना दे रखा है और पावर फैक्टर इन्होंने इतना दे रखा है भाई, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। तो देखिए क्या होता है, अपरेंट पावर यस बराबर होता है, ठीक है, यस बराबर होता है, देखिए अंडर रूट में भी इंटू आई, ठीक है, अंडर रूट में क्या होता है, भी इंटू आई, ये अपरेंट पावर। और ये अंडर रूट कब होगा, जब ये लाइन वोल्टेज और ये लाइन करंट होगा। तो इन्होंने लाइन वोल्टेज तो यहाँ पे दे रखा है 415, तो देखिए यहाँ पे आप कर लीजिए अंडर रूट 3 और ये मल्टीप्लाई, भी का मान क्या है 415, ठीक है, ये 415 और लाइन करंट क्या है भाई 16 एम्पियर है, 16 एम्पियर, ठीक है। अब इस देखिए इसका मान होता है 1.732 गुणुत्ते 415 और फिर गुणा यहाँ पे 16 एम्पियर, ठीक है। अब इसका गुणा करके आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गुणा करके बताइए आप अभी मुझे। तो देखिए जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा भाई 11,500, दशमलव में कुछ आया है कितना 48, ठीक। अब देखिए ये जो है ये वोल्ट एम्पियर में आया है, तो वोल्ट एम्पियर में आया, लेकिन हमको केवीए में लाना है, तो हम क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि के की जो वैल्यू होती है ना किलो, ये होती है 10⁻3। तो हमें अब केवीए में लिखना है, यहाँ पे के चाहिए, मतलब 1000 ऊपर करेंगे तो 1000 नीचे का हम भाग भी दे देंगे, तो ये हो जाएगा के भी ए। अब कितना हो जाएगा भाई 11,500, ठीक है 00.48। अब देखिए भागे कर देंगे हम 1000, 1000 करेंगे तो 3 अंक दशमलव इधर चला आएगा, ठीक है, दशमलव यहाँ है तो इधर आ जाएगा। तो ये देखिए हो गया 11.5008। तो हम इसको सीधा लिख देंगे 11.5 किलो वोल्ट एम्पियर केवीए, 11.5, ठीक। चलिए तो ये वाला ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए भाई जो बिल्कुल भी क्लास नहीं लिए होंगे कभी भी, तो ये भाई न्यूमेरिकल पे आप ज़्यादा लोड मत डालिए। आप क्या कर सकते हैं, देखिए एकदम यही सेम टू सेम आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, तो आप इसको ना बल्कि रट सकते हैं, न्यूमेरिकल को रट सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो और क्या, एकदम मैं बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप न्यूमेरिकल को रट के जा सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्किप करेंगे तो स्किप करते ही रह जाएंगे, तो स्किप मुझे तो नहीं सही लग रहा है। आप रट सकते हैं तो रट लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस क्या है, व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ 2 वाट मीटर W1 W2 इन 3 फेज पावर मेजरमेंट इफ द पावर फैक्टर इज 0। देखिए पावर फैक्टर 0 है, देखिए हिंदी में पढ़ लीजिए, 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है, मतलब 3 फेज में 2 वाट मीटर से आपको रीडिंग लेना है, तो रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर ये बता रहे हैं 0 है। पावर फैक्टर 0 होने का मतलब वाट, तो आप कहेंगे पावर फैक्टर होता है भाई cos फाइव, ठीक है, cos फाइव बराबर इन्होंने 0 रख दिया है, ठीक है। तो आप जानते हैं cos जो होता है 90 अंश का मान 0 होता है, तो हम यहाँ से फाइव का मान निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos 90 अंश का मान क्या होता है 0। तो यहाँ से फाइव जो आ गया आपका फेज एंगल वो हो गया भाई 19 डिग्री, क्या हो गया 19 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम tan थीटा या tan फाइव का मान निकाल सकते हैं, तो tan फाइव, देखिए tan फाइव का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, तो tan मतलब 90 लिखेंगे हम, फाइव का मान निकाल लिए हैं ना, तो tan 90 अंश का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा इनफाइनाइट होता है। ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। अब देखिए tan, अब 2 वाट मीटर का सूत्र क्या है tan के रूप में, तो tan फाइव बराबर हमें पता है, ये सूत्र आप याद रख लीजिए, tan फाइव बराबर अंडर रूट में देखिए W1 माइनस W2 बटे में होगा भाई W1 प्लस W2। अब tan फाइव का मान हम अभी निकाले हैं,
फाई का मान 90 अंश और tan फाई का मान इनफाइनाइट मतलब अनंत। तो अनंत को हम लिख सकते हैं क्या, 1/0 लिख सकते हैं कि नहीं अनंत को। तो ये हो जाएगा 1/0 और ये आपका क्या है अंडर रूट थ्री और ये W1 माइनस W2 और बटे में W1 प्लस W2 अब देखिए इसका गुणा इधर कर लीजिए, इसका ये जीरो का गुणा होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल गया W1 प्लस W2 बराबर जीरो। तो यहाँ पे W1 बराबर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस W2। तो देखिए 2 वाट मीटर मतलब 3 फेज सिस्टम में अगर आप 2 वाट मीटर से रीडिंग लेंगे, अगर आपका पावर फैक्टर 0 है तो हमारा जो वाट मीटर होगा ना वो बराबर तो होगा लेकिन एक दूसरे के विपरीत होगा। ये माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट होगा। दोनों में रीडिंग बराबर तो होगी लेकिन वो अपोजिट होगी, निगेटिव होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं W1 और W2 दोनों धनात्मक पाठ्यांक होंगे, धनात्मक नहीं, एक धन है एक ऋण है ना, तो ये तो एकदम खत्म हो गया। यहाँ पे W1 धनात्मक और W2 ऋणात्मक पाठ्यांक, ये तो मतलब सही है लेकिन अभी आप ऑप्शन पढ़िए, ये मतलब ये तो कह दिया है कि W1 जो होगा वो धनात्मक होगा लेकिन W2 ऋणात्मक होगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि साथ में बराबर भी होंगे दोनों। ठीक है, तो अब दूसरा पढ़िए, देखिए हाँ W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेत के साथ, बराबर होगा लेकिन विपरीत संकेत के साथ। देखिए विपरीत संकेत है कि नहीं, ये प्लस बता रहा है ये माइनस, और बराबर तो है लेकिन विपरीत संकेत के साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मान के चलिए आपके एग्जाम में आ जाएगा भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज अधिकतम मूल्य क्या होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट आरएमएस। देखिए हमारे घरों में जो वोल्टेज की सप्लाई आती है ना, जो हम लोग सुनते नहीं है 230 वोल्ट, ये सब क्या होता है। अगर आपसे पूछे ये कौन सा वैल्यू है भाई, तो आप कहेंगे ये है आरएमएस वैल्यू। ये क्या है, आरएमएस वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो देखिए आर एम एस, जैसे आप एक सूत्र होता है VRMS बराबर, ये छोटा सा सूत्र है आप इसको रट लीजिए। VRMS बराबर होता है V मैक्स मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अपान √2, मैक्सिमम वोल्टेज अपान √2। तो इन्होंने पूछा है ना जो आपके घरों में जैसे सप्लाई आती है 230 वोल्ट, वो सिर्फ 230 वोल्ट नहीं होती है, उसमें एक मैक्सिमम वोल्टेज होती है। हमें वो बताना है कि आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो तो RMS वैल्यू है आपकी, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी वो कितना होगी। तो यहाँ इन्होंने 230 ना देके 240 दिया हुआ है। ठीक है, हम 230 पे जब निकालते हैं तो आता है 315, मतलब हमारी जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है वो 315 होती है। अब ये 10 बढ़ाए हैं तो 315 से थोड़ा सा अधिक होगा। अब इसमें ना किसी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो 315 से थोड़ा सा अधिक जो होगा ये तो 376 है, तो ये वाला ऑप्शन सही करके चल देंगे। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 230 पे 215 आता है। अब ये 240 पूछे हैं तब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वोल्टेज की, तो 339.5। तो देखिए यहाँ पे V मैक्स बराबर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई V मैक्स बराबर VRMS इंटू √2। अब देखिए V मैक्स का मान यहाँ पे 240 मल्टीप्लाई 1.414 और इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 339.5 वोल्ट। ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र, देखिए हमारे पास जो पावर होती है मतलब हमारी जो एसी होती है, पावर मेन रूप से देखिए 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है अपरेंट पावर, ये क्या होता है, अपरेंट पावर होता है, इसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं। अपरेंट पावर का जो सूत्र होता है वो होता है वोल्टेज इंटू करेंट, मतलब कितना वोल्टेज है उसमें कितना करंट पैदा हुई, दोनों गुणा कर दीजिए अपरेंट पावर। ठीक है, एक होता है आपका एक्टिव पावर। ठीक है, क्या होता है, एक्टिव पावर। यहाँ पे इन्होंने रिएक्टिव पावर पूछा है ना, तो एक होता है एक्टिव पावर जो हम P से प्रदर्शित करते हैं, और आपका एक तरह से कह सकते हैं मेन यूजफुल पावर यही होता है। जैसे हमारा बल्ब जल रहा है तो एक्टिव पावर की वजह से चल रहा है।
ठीक है, तो वो होता है v इंटू आई, वो होता है कॉस थीटा या फाई, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, v इंटू आई कास फाई हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है आपका रिएक्टिव पावर, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है वोल्टेज इंटू करेंट का गुणा। अब ये कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, अगर हम फाई लिए हैं तो फाई यहाँ पे कर दे रहे हैं, साइन फाई। देखिए ये है आपका अपरेंट पावर, टोटल पावर इसे कहते हैं, ठीक है। फिर हुआ आपका यूजफुल पावर, हम इसे कहते हैं जो यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं एक्टिव पावर, मतलब एक्टिव रहता है सर्किट में। और ये होता है रिएक्टिव पावर, ठीक है। इसका देखिए काम क्या होता है, अभी ऐसा नहीं ये रिएक्टिव पावर है तो बिल्कुल खराब पावर है, इसका कोई यूज नहीं है। जो हमारे मैग्नेट बनते हैं ना, जैसे हमें पंखा अगर घुमाना है तो उसमें चुंबक बनाना है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड करता है ये रिएक्टिव पावर के कारण। अगर रिएक्टिव पावर नहीं होता तो हमारा समझ लीजिए कोई पंखा घूमता ही नहीं, ठीक है, मैग्नेट बनता ही नहीं, तो वहां पे इसका यूज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने रिएक्टिव पावर पूछा है, तो रिएक्टिव पावर का ये सूत्र होगा, ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे आप ये तीनों याद कर लीजिए कि पावर भाई इतने प्रकार के होते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, इन्होंने इस सर्किट में ये मान दे रखा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया क्या है, रजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने दे रखी है भाई कितना, 5, रजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम, ठीक है। और यहाँ पे ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एक्सियल है, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 36 ओम, ठीक है। और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो एक्सी है, इन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है भाई 24 ओम, सब ओम में है, ठीक है। अब ये इम्पिडेंस पूछ रहे हैं, देखिए आर एक्स, एक्सियल और एक्सी में एक सूत्र होता है, आपको याद करना होगा, जेड बराबर होता है, ठीक है, पहले हम इसको लिखते हैं, जेड बराबर आर प्लस जे, कोष्टक में देखिए एक्सियल, और यहाँ पे हम इसको ऐसे, ये माइनस है लेकिन हम ऐसे लगा के दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि जो बड़ा होगा उसी में से हम घटाएंगे। अगर एक्सियल बड़ा है तो एक्सियल में से घटाएंगे, एक्सी बड़ा है तो एक्ससी में से घटा देंगे, ठीक है ना। इस साइन का मतलब यही होता है, जो बड़ा है हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे। तो यहाँ पे मॉड जेड का मान इन्होंने पूछा है, तो जेड बराबर होता है, ये देखिए अंडर रूट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये जो जे होता है ना, ये संकेत है कि इमेजिनरी क्वांटिटी को ये दिखा रहा है, और ये होती है काल्पनिक, नहीं सॉरी, ये होती है वास्तविक वैल्यू, और ये होती है काल्पनिक वैल्यू। ये जो जे होता है ये एक तरह से ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। तो आप अभी ये सब बहुत आगे चले जाएंगे, आप ये बस समझिए जे के आगे जो भी लगा है वो होती है काल्पनिक वैल्यू, और आर जो होती है ये होती है वास्तविक वैल्यू, ठीक है ना। और जो काल्पनिक वैल्यू होती हैं हम उन्हें वाई एक्स पे दिखाते हैं। अगर हमें इस एक्सएल माइनस एक्सी को दिखाना होगा तो हम दिखाएंगे इस एक्स पे, ये जो होती है काल्पनिक लाइन होती है। और जो आर को अगर हमें दिखाना होगा तो हम दिखाएंगे इस वास्तविक लाइन पे। अगर प्लस है तो इस प्लस की ओर दिखाएंगे, माइनस है तो इस माइनस की ओर दिखाएंगे, ठीक है। मतलब ये पूरी लाइन होती है वास्तविक और ये पूरी लाइन होती है काल्पनिक लाइन, ठीक, समझ में आया। अब देखिए इस मॉड जेड बराबर अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, और ये प्लस एक्सियल, अब जे को हटा देंगे, ये हो जाएगा एक्सियल माइनस, माइनस नहीं ऐसे करके लगाइए, एक्सियल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्सियल जो है, यहाँ पे आपको एक्सियल का मान दिख रहा है कितना, 36, 36 है ना, यहाँ देख लीजिए एक्सियल का मान क्या है 36, और एक्सी का मान क्या है 24। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक्सियल माइनस एक्सी करेंगे, मतलब 36 में से 24 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। आर का मान कितना है, 5 है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे आर का स्क्वायर है, आर का मान 5 है, तो मतलब हो जाएगा 25, और यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया, कितना है 12, प्लस कर देंगे 12। अच्छा ये स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बरहियम 144 होता है, 12 का स्क्वायर करके लिख दे रहे हैं ना, ठीक है, 12 बरहियम 144। अब इनको आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा अंडर रूट में, इनको जोड़ेंगे तो 25 जोड़िए, 5 4 9 और 4 2 6, ठीक है, कितना आया 169 ना। 169 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये होता है भाई 13, और ये हो जाएगा 13 ओम, 13 ओम। जेड का मान कितना आया, 13 ओम आया, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, आप इसको जरूर लगा के जाइए भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप करके जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे
एकल फेज मतलब सिंगल फेज। सिंगल फेज को हम देखिए ऐसे दिखाते हैं, टू फेज को हम ऐसे दिखाते हैं, और थ्री फेज जैसे हम कहते हैं ना सिंगल फेज की सप्लाई, टू फेज की सप्लाई, फिर थ्री फेज। ठीक है, तो देखिए जो सिंगल फेज होता है, ठीक है, यहाँ टू फेज नहीं लिखना है, गलत है ये। देखिए जो सिंगल फेज होता है उनके, जैसे कि मान लीजिए सिंगल फेज में उनका जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री का होता है भाई। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। देखिए कलांतर मतलब कि आप कहेंगे फेज डिस्प्लेसमेंट, दो फेजों के बीच का जो कोण होता है, ठीक है, किसमें? सिंगल फेज में। सिंगल फेज में दो फेजों के बीच का जो कोण होगा, जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे, एक फेज हमने ऐसे दिखाया, फिर दूसरा फेज अगर हमें दिखाना है तो हम इसके 90 डिग्री पे दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पे दो फेजों के बीच का जो एंगल होता है सिंगल फेज के लिए वो क्या होगा भाई? 90 डिग्री होगा। बाकी अगर हमें निकालना होगा अब कितना डिग्री होगा, ठीक है, जैसे कि थ्री फेज के लिए निकालना है तो आप 360 में इसका सूत्र होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट का सूत्र होता है 360 बटे में नंबर ऑफ फेज, मतलब फेजों की संख्या, नंबर ऑफ फेज। ठीक है, ये होता है। अब जैसे कि हमें थ्री फेज में निकालना है, थ्री फेज में कलांतर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 360 में आप भाग दे दीजिए तीन का, तीन फेज का निकालना है, तीन का भाग दे दीजिए, तो तीन एक क्या? तीन, और तीन दूना 6, 120। मतलब थ्री फेज के लिए अगर आप बाइंडिंग करने लगेंगे, थ्री फेज के लिए फेज डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाना है तो इनके बीच का जो एंगल होगा, एक यहाँ दिखा दिए, फिर इससे 120 अंश पे आपको दिखाना पड़ेगा, फिर इससे 120 अंश पे यहाँ दिखाना होगा, तो एक दूसरे के बीच का ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 120 का। ठीक है, ये किसमें होगा? थ्री फेज में। ठीक है ना, तो ये किसके लिए पूछा है भाई? एकल फेज के लिए, सिंगल फेज के लिए पूछा है, तो ये 90 अंश होगा। ठीक है ना, बाकी आपको ना, अब देखिए सिंगल फेज के लिए पूछा है तो आप ट्रिक जान लीजिए, 90 से छोटा कोई होगा ही नहीं, तो सिंगल फेज के लिए मतलब पहले ही पूछ लिया है तो 90 पे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या है, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में संबंध बताइए। चलिए यहाँ पे स्टार इन्होंने पूछ रखा है, देखिए हम ये स्टार बना दिए, यहाँ पे ये क्या हो गया? स्टार। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी पे ना, ये हमने स्टार बना दिया भाई। ठीक है, यहाँ से ये न्यूट्रल हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए हम डेल्टा बना दे रहे हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। ये हो गया डेल्टा, ये बाइंडिंग हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे तार लगा दिए। ठीक है, ये देखिए हो गया मेन, ये है, ये फिर न्यूट्रल का तार आपका निकला है। मेन हमारा फेज ये आर है, ये वाई है, और ये बी है। देखिए फेज सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, पहले आर होता है, फिर बी होता है, फिर वाई, मतलब पहले रेड तार, फिर ब्लू, फिर येलो। ठीक है, फेज आप तीन फेज वाला देखे होंगे कहीं कनेक्शन, तो इतने ही तार होते हैं। कॉलेज में आप देखे होंगे ना, रेड होता है, ब्लू होता है, फिर येलो होता है, तीन फेज। और फिर न्यूट्रल जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, न्यूट्रल जो होता है वो ब्लैक कलर का। अर्थिंग वाला तार होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक, अब इन्होंने देखिए क्या पूछा है भाई, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में संबंध। अब यहाँ भाई अब ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं ना। देखिए जो हमारे घरों में हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, ये ट्रांसफार्मर मान लीजिए है हमारा, तो ट्रांसफार्मर, और ये हमारा इधर हमारा गांव है, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन ऐसे आता है ना गांव पे, एक तार, फिर दो तार, फिर यहाँ नीचे न्यूट्रल का तार, ऐसे होता है ना। ठीक है, ऐसे तार होता है ना, दो आपका फेज का तार रहेगा और फिर एक नीचे न्यूट्रल का रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जूम करते हैं, एक तार, दो तार, और ये न्यूट्रल। ये मान लीजिए लाइन 1 है और ये लाइन 2 है और ये न्यूट्रल है। तो देखिए यहाँ पे फेज वोल्टेज क्या होता है ये समझ लीजिए। तो देखिए अगर हम यहाँ मान लीजिए इसमें जो है 230 वोल्ट आ रही है, और इसमें भी कितना? 230 वोल्ट, और न्यूट्रल में कोई भी वोल्टेज नहीं होता है, जीरो होता है। न्यूट्रल में कोई वोल्टेज नहीं होता है, जीरो होता है, 0 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अगर हम दो लाइनों के बीच वोल्टेज का कैलकुलेशन करते हैं, किसके भाई? दो लाइनों के बीच वोल्टेज निकालते हैं, तो हम इसे कहते हैं लाइन वोल्टेज, VL। समझ में आया? लाइन वोल्टेज समझ में आया? दो लाइनों के बीच का जो वोल्टेज होता है
उसे हम क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज। कहने का मतलब आप उससे मल्टीमीटर से चेक करिए, एक यहाँ पे तार लगाइए और एक यहाँ पे तार, जो वोल्टेज वो बताएगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज होगा। और फिर यहाँ पे देखिए, अगर एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, किसके किसके बीच, लाइन और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तब ये क्या होगा भाई, इसी को हम कहते हैं फेज वोल्टेज। इसी को हम क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज। और ये जो सिस्टम है ये स्टार के लिए हम बता रहे हैं, ये किसके लिए है, स्टार। क्योंकि इधर जो ट्रांसफार्मर के इधर हमारे घर पे सप्लाई आने के पहले से जो सप्लाई आती है, ट्रांसफार्मर के जस्ट पहले, वो होता है डेल्टा कनेक्शन, और फिर ट्रांसफार्मर के इधर होता है स्टार कनेक्शन। तो ये सभी जो आते हैं ये क्या होते हैं, स्टार कनेक्शन। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे अभी देखे होंगे तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे लाइन वोल्टेज का मान अधिक होगा कि फेज वोल्टेज का मान, बताइए आप, सौरभ बताओ। लाइन वोल्टेज का मान यहाँ पे देखिए, लाइन वोल्टेज क्या होता है, दो लाइनों के बीच का वोल्टेज होता है, मतलब यहाँ 230 यहाँ 230, ठीक है, ये होगा लाइन वोल्टेज। और फेज वोल्टेज क्या होगा, एक लाइन सिर्फ और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज होगा। तो देखिए यहाँ 230 है लेकिन यहाँ पे 0 है, तो जाहिर सी बात है फेज वोल्टेज का मान कम आएगा। तो कितना कम होगा, तो देखिए स्टार में जो होता है ना, ठीक है, स्टार में जो होता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के तब बराबर होगा जब आप यहाँ पे √3 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तब ये फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा स्टार में। समझ में आया, स्टार में क्या होगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के कब बराबर होगा, जब हम यहाँ पे √3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए VL बराबर √3 VP ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टार के लिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का जो सूत्र होता है ये होता है भाई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 300 वाट, ठीक है, यहाँ पे P बराबर इन्होंने क्या दे रखा है भाई, 300 वाट शक्ति। ये वाट जो होती 3000 है, सॉरी 3000 वाट, ठीक है, ये क्या है, शक्ति है, पावर है ये। संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक, यहाँ पे cos फाई शक्ति गुणांक क्या होता है, cos फाई का मान इन्होंने दे रखा है 0.8, ठीक है। पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट, ये है VL लाइन वोल्टेज, क्या है भाई, 415 वोल्ट है, 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है। लाइन धारा मतलब IL का मान आपसे पूछा है, लाइन धारा का मान इन्होंने पूछा है। और कनेक्शन कैसा है भाई, स्टार है। तो ये cos फाई का मान दिया है, तो हमारा शक्ति का जो फार्मूला होता है P बराबर होता है √3 VL और IL cos फाई, ठीक है। अब हमें IL का मान निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। IL बराबर अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये P बटे में हो जाएगा √3 VL cos फाई, VL cos फाई। अब P का मान यहाँ पे क्या है भाई, 3000 वाट, √3 का मान 1.732, VL का मान यहाँ पे 415 वोल्ट इन्होंने दे रखा है, और cos फाई का मान 0.8, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसे जरूर कैलकुलेट करिए भाई, ठीक है। तो ये जाएगा 5.2 एम्पियर, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो साथियों देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी आई होप कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। देखिए भाई वीडियो अगर आपको सही लगा होगा, समझ में आया होगा, तो मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नया वीडियो जब भी हम बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिल जाए भाई। तो देखिए कमेंट करके बताइए आप, क्योंकि आपके कमेंट से ना हमें पता चलता है, हमें और मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।